सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूँ आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। आज दोस्तों बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कह लीजिए, फॉरेक्स कह लीजिए, करेंसी मार्केट कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको जान लेते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स है, जिनको पता ही नहीं कि ये होता क्या है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको कुछ हद तक आपको नॉलेज इसमें मिल जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज करना बेसिकली दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज एक मीनिंग है कि एक्सचेंज का पार्ट है, कि आप किसी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न ये है दोस्तों, जब आप फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं तो आप अपनी करेंसी से ही दूसरे की करेंसी खरीद लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रा उसको समझ लीजिए। तो इसकी ज़रूरत समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है। आप इस ग्राफ को आप समझेंगे तो आपको ये पूरा मैटर समझ में आएगा। बेसिकली दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 196 कंट्रीज़ हैं। और आप कह सकते हैं कि इनकी सबकी अलग अलग करेंसीज है। अलग अलग करेंसी, अलग अलग पावर, अलग अलग इकोनॉमी है, और अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पावर है, अलग अलग सोर्सेज इन सब के पास है। और कुछ कंट्री ऐसी भी है जो किसी दूसरे देश की करेंसी से काम चला लेती है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि 196 जो है कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रही है। तो ये 196 कंट्रियां क्या है, क्यों ज़रूरी है? बेसिकली दोस्तों, हर कंट्री एक दूसरी कंट्री से डिपेंडेंट है या जुड़ी हुई है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले कि कोई अगर हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करने की स्टार्ट करता है। मतलब कुछ नहीं, वो सब कुछ ही कंज्यूम करता है। यानी उसके पैदा होती है, उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उसको पैदा होती रहने के लिए घर चाहिए, पैदा होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको फ़ैन चाहिए, उसको एसी चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट है। अब ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, क्या कोई एक देश उसको पूरा कर सकता है? अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया के अंदर जितने भी हम सारे लोग हैं और जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं पूरे दिन में, हमारे बच्चे हो, हम हो, हमारे बुज़ुर्ग हो, क्या इंडिया इन सभी सोर्सों को पैदा करने के लिए कैपेबल है? कि इंडिया के पास सभी सोर्स अवेलेबल है? इम्पॉसिबल। किसी भी कंट्री के पास सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ये सारी कंट्रियां, 196 कंट्रियां, किसी से कुछ खरीदती है, किसी से कुछ बेचती है, और इस तरीके से पूरा धंधा या पूरा कारोबार चलता है। तो हम मान लेते हैं कि दो हमने मार्केट का एग्जांपल लिया है कि एक मार्केट तो है इंडिया, यानी इंडिया के पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल है जो वो प्रोडक्ट बनाती है, या जो भी उसके पास साधन है वो उसको बनाती है, उसको तैयार करती है। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये भी कुछ चीज़ें इनके पास अवेलेबल है, कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है, इनके पास भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों के पास सोर्सेज अवेलेबल है, तो हो सकता है कि 196 जो देश है उनमें से कुछ देश को ज़रूरत पड़े इंडिया से कुछ बेचने की, और कुछ देश को ज़रूरत पड़े इंडिया से कुछ खरीदने के लिए। और जो सेम सिचुएशन है वो यूएसए के साथ भी है। 196 देशों में से बहुत सारे देश यूएसए से कुछ मंगाते होंगे, और बहुत सारे देश यूएसए को कुछ बेचते होंगे। तो दोनों सिचुएशन दोनों देशों के साथ है, और यही सिचुएशन इंडिया और यूएसए के साथ भी है। इनसे भाई कुछ खरीदना या बेचना, यानी सारे एक दूसरे से अटैच है, यानी पूरा धंधा एक दूसरे से मिल करके चलता है। तो ये जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, इसको एक्सचेंज क्यों कहते हैं? मतलब रीज़न क्या, एक्सचेंज क्यों है? तो एक्सचेंज कहने का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो ये है कि जब आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो हर करेंसी की अपनी एक वैल्यू है, हर देश की एक वैल्यू है। अगर मैं ये बात करूं करंटली की, आज हम बात कर रहे हैं 2018, और दिसंबर मंथ का एंड होने वाला है। और अगर हम बात करें आज की, तो जो इंडियन रुपीज़ है 1, और अगर हमें $1 खरीदना हो, $1 हमें परचेज करना हो, तो हमें अप्रोक्स 70 रुपये के आसपास हमें पे करना होगा। यानी जो हमारी इंडियन की वैल्यू है, इंडियन करेंसी की वैल्यू, जिसको हम इंडियन रुपीज़ कहते हैं,
इसकी पावर इतनी है, यूएसए की करेंसी को खरीदने के लिए, $1 को खरीदने के लिए हमें 70 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी 70 गुना ज़्यादा हमें पे करने की ज़रूरत है। तो सवाल यह उठता है कि भैया क्यों ज़रूरत है, भाई हम क्यों 70 रुपये पे कर रहे हैं $1 को खरीदने के लिए, और हमारे देश की पावर इतनी कम क्यों है, करेंसी की वैल्यू इतनी कम क्यों है, हम क्यों इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि अगर हम यूएसए से कोई कारोबार करेंगे, यूएसए से कोई चीज़ मंगाएंगे, यूएसए में कुछ खरीदने जाएंगे, यूएसए में घूमने जाएंगे, कुछ भी करेंगे यूएसए के साथ, अगर हम उसको पे कर रहे हैं किसी भी वे में तो हमें तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम उससे अर्न कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूएसए की जो पावर है, करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा क्यों है, क्यों भैया करेंसी की वैल्यू ज़्यादा, और ये कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करेगा ये। तो ये दोस्तों बेसिकली बाजार डिसाइड करता है, इनका एक धंधा डिसाइड करता है। हर देश आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई किसी से कुछ मंगा रहा है, कोई किसी को कुछ बेच रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, वैल्यू की क्या सिरदर्दी है। सिरदर्दी दोस्तों ये है, इंडिया के पास मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स है, यूएसए के पास कुछ प्रोडक्ट और कुछ सोर्सेज है। अब ये 196 जो कंपनियां हैं जिसमें इंडिया और यूएसए भी शामिल है। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स है, अगर इनको खरीदना हो, मान लेते हैं कि हम इनमें से कोई कंट्रियां निकल कर के आई और वो कहते हैं कि जी हमें इंडिया से सामान चाहिए, और वो उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। अब जो कंट्री इसको पे करने के लिए तैयार है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कब होगी, जब वो इंडियन रुपीज़ को खरीदेगा। खरीदेगा कैसे, अपनी करेंसी की पेमेंट करके। मान लेते हैं कोई ब्रिटिश करेंसी है जिसको हम पाउंड कहते हैं। अब ये ब्रिटिश करेंसी आई हमारे पास, पाउंड हमारे पास आया, और ये पाउंड वाला कहता है जी मुझे इंडिया से कुछ खरीदना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक बीच के मीडिएटर से के साथ गुजरना पड़ेगा। ये मीडिएटर कुछ भी हो सकता है, करेंसी एक्सचेंज वाला हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है। तो ये जो क्या करेगा, ये पाउंड इसको दे करके इंडियन रुपीज़ को खरीद लेगा, जितने का भी उसको सामान चाहिए। जब इंडियन रुपीज़ इसके पास आ गया तो उसके बाद वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करके अपने पास वो सामान ले सकता है। तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, और मांग कम होती है तो कीमत भी कम हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये काम कर रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग इंडियन करेंसी को खरीदेंगे, भाई इंडियन करेंसी को तो तभी खरीदेंगे जब उनको कोई सामान चाहिए होगा इंडिया से, इंडिया से कोई सामान की ज़रूरत होगी, तभी वो इंडिया से इंडियन करेंसी को परचेज़ करेंगे। और जितना ज़्यादा परचेज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरे 196 देश आपस में जुड़ करके धंधा या कारोबार चलता इनका रहता है, 24 आवर्स ये काम चलता रहता है। सेम चीज़ जो है यूएसए के साथ भी है, वही चीज़ यूएसए के साथ है कि भाई 196 कंट्री है, यूएसए के साथ भी कुछ व्यापार कर रही है, यूएसए से कुछ खरीद रही है, यूएसए से कुछ बेच रही है। तो सेम प्रोसेस उनको यही करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई दिनार वाला बंदा आ गया, और ये दिनार वाला बंदा कहता है जी मुझे यूएसए से कुछ खरीदना है। तो खरीदने से पहले उसको एक बीच का एक प्रोसेस पूरा करना होगा कि उसको ये पेमेंट यूएस से यानी यूएस डॉलर में करनी है। तो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करने के बाद ही वो यूएसए से खरीदेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो कैप्चर हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि भैया किस कंट्री में जो करेंसी है वो ज़्यादा एक्सचेंज की जा रही है, यानी ज़्यादा खरीदी जा रही है। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, इंडिया और यूएसए को, तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए की करेंसी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, मांग जो है ज़्यादा है, और इंडिया की जो है ओवरऑल वर्ल्ड में जो करेंसी की मांग है वो कम है यूएसए के कंपैरिजन में। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो करेंसी की वैल्यू है वो आपस में चेंज होती रहती है, हर समय चेंज होती रहती है, क्योंकि व्यापार जो है हर समय चलता रहता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको जो पूरा प्रोसीजर है एक्सचेंज का समझ में आ गया। इसलिए हम इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां पर एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम करेंसी के बदले ही करेंसी खरीदते हैं या करेंसी के बदले ही करेंसी को बेचते हैं। अगर इंडियन रुपीज़ में हम कहें कि हमें $1 खरीदना है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने $1 खरीदने के लिए 70 रुपीज़ यानी रुपीज़ को पे करा और $1 खरीदा,
और डॉलर वाला बंदा ये कह सकता है कि मैंने $1 बेचा और मैंने इंडियन रुपीस को खरीदा। तो इस तरीके से जो करेंसी है वो एक एक्सचेंज होती रहती है। तो दोस्तों जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स एक बीच का पार्ट कर दिया, एक शॉर्टकट निकाल दिया। स्टार्टिंग का FOR और एक्सचेंज का EX, ये दोनों मिलाकर के बन जाता है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स कह लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज कह लीजिए, बात एक ही है, या करेंसी मार्केट कह लीजिए, वो भी बात एक ही है। तो अब हमारे पास एक अगला सवाल उठता है, क्या यही चीज़ फैक्टर करती है? क्या इसी चीज़ से सब कुछ हो जाता है? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ और भी लिंक्ड है, क्योंकि हम मिसगाइड नहीं करना चाहते। अब इसमें और जो फोर्सेस है वो क्या हो सकती है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देश की, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, देश की पॉलिसीज़ क्या होने वाली है, देश का इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, फॉरेन रेट क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी के साथ बहुत छोटे से टर्म के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें करेंसी मार्केट में काम करना तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटल में तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, कि भैया क्या क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, फॉरेन ट्रेड क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, जियोपॉलिटिक कंडीशंस क्या है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करके हम ये जज कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, या कोई रिसेंटली कोई चेंज हुआ हो किसी देश में तो हम उसका फ़ायदा उठा लेते हैं हम करेंसी को ट्रेड करके। दूसरा एक तरीका जो है जो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमें बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बेसिस पे हम चेक कर पाते हैं कि कंडीशंस क्या है। तो अगर हम देखें, यहाँ पर एक चार्ट अवेलेबल है। अब इस चार्ट में अगर आप देखें तो यूरो प्लस INR का एक चार्ट अवेलेबल है, जिसमें कंपैरिजन पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो अगर इंडियन रुपीस मजबूत होगा तो ऑल ओवर 196 कंट्री की करेंसी में मजबूत होगा, और कम होगा तो सब में कम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि USD में कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मजबूत या कम होता है। तो जब भी आप किसी ग्राफ को देखेंगे तो सारे ग्राफ एक जैसे ही दिखेंगे। अगर आप INR का कंपैरिजन किसी अनदर कंट्री के साथ करेंगे, करेंसी के साथ, तो सबके ग्राफ आपको सेम ही दिखेंगे। तो यूरो INR का जो ग्राफ है आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, भाई यहाँ से रुपया मजबूत होना स्टार्ट हुआ तकरीबन मिड अक्टूबर से, और अब तक ये जो आपको मजबूत ही दिख रहा है। दूसरा हमारे पास है पाउंड और INR का, तो इसमें भी आपको जो चार्ट है वो सेम ही दिखेगा। मिड अक्टूबर से मजबूत हुआ और अब तक मजबूत हो ही रहा है। गिरने का मतलब ये है कि रुपया मजबूत होना, यानी जो हमें पहले पाउंड को खरीदने के लिए 100 रुपये का अप्रोक्स देना पड़ता था, आज हमें 89 रुपीज़ दे करके हम एक पाउंड खरीद सकते हैं। यानी इंडियन की जो पावर है, करेंसी की जो पावर है, वो बढ़ रही है। अगला जो है USD का चार्ट है, उसको देख लीजिए। मतलब सारे चार्ट एक जैसे दिखेंगे, तो आप कहेंगे चार्ट तो चेंज हो गया, नहीं चेंज नहीं हुआ। आप अक्टूबर मिड से देखिए, वो सारे चार्ट अक्टूबर मिड से अवेलेबल थे, तो वो भी ऐसे ही दिख रहा है, और सारे चार्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये चार्ट थोड़ा पुराना अवेलेबल है हमारे पास, तो इसलिए आपको ज़्यादा डाटा इसमें देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों करेंसी मार्केट काम करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, इंडिकेटर के सिग्नल से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सिग्नल से इसमें काम किया जा सकता है। लेकिन आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है या क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसको रीड करने के बाद, पूरी तरीके से समझने के बाद ही किसी तरीके की डिसीजन को अप्लाई करिएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।